आज हम लोग डिटर्मिनेंट पार्ट 6 में है, डिटर्मिनेंट थियोरी का पार्ट 6। यहाँ हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में हम लोग पहले भी पढ़े हैं मैट्रिक्स चैप्टर में, ठीक वही चीज़ है, लेकिन वहाँ काम करना था एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से और यहाँ काम करना है डिटर्मिनेंट मेथड से। ठीक है, वहाँ वाले की तुलना में ये वाली विधि आसान है, बस शुरुआत वाला जो जानने वाला चीज़ है वो थोड़ा सा लंबा है। तो शुरुआत में मैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इन दोनों का डिफिनीशन, ये दोनों कैसे निकाला जाता है पहले मैं वो बताऊंगा, और उसके बाद इनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ की मैं बात करूंगा डिटर्मिनेंट 6 में, और उसके बाद इस पर बेस्ड जो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज है उसकी मैं बात करूंगा। ठीक है, इससे पहले मैं रजनीश दुबे ए टीचर, जहाँ तक हो सके जितने अधिक से अधिक लोगों तक हो सके इस वीडियो को पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं ताकि ज़्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुँचे। देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ने से पहले मेरी सलाह है आप लोग डिटर्मिनेंट पार्ट 5 पढ़ लीजिएगा। डिटर्मिनेंट पार्ट 5 पढ़ना ज़रूरी है, उसके बाद ही इसको देखिए। डिटर्मिनेंट 2 भी देख लीजिएगा, ठीक रहेगा, लेकिन डिटर्मिनेंट 2 देखें या ना देखें, डिटर्मिनेंट 5 देखना जरूरी है, तब डिटर्मिनेंट 6 में आइए। हाँ, ये चीज़ पढ़ने से पहले अभी हम लोग को दो चीज़ें जाननी है जो पहले मैं बता तो चुका हूँ, लेकिन याद दिला देता हूँ जरा। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी परिवर्त उस मैट्रिक्स के सभी रो को संगत कॉलम्स में बदलने से बना मैट्रिक्स होता है। जैसे एक मैट्रिक्स X बराबर है ए बी एक्स वाई, पहला रो है ए बी और दूसरा रो है एक्स वाई। अब इसके संगत रो को कॉलम्स में, इसके रोज को संगत कॉलम्स में बदलेंगे। मतलब पहला रो ए बी जो है वो पहला कॉलम बनेगा और दूसरा रो एक्स वाई जो है वो दूसरा कॉलम बनेगा। तो संगत रो को संगत कॉलम्स में बदलने से जो मैट्रिक्स बना वही ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है, और इसका सिंबल होता है डैश। इसका सिंबल लोग छोटा टी भी देते हैं ऊपर या बड़ा टी भी देते हैं, ये तीनों संकेत हैं इसके। मान लीजिए एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसमें है आपका ए बी सी एक्स वाई जेड एल एम एन, और कहा जाए इसका ट्रांसपोज यानी परिवर्त, हिंदी में इसे परिवर्त कहते हैं। तो इस मैट्रिक्स का परिवर्त लिखने समय इसका पहला रो पहला कॉलम बनेगा, रोज को संगत कॉलम से बदलना है, दूसरा रो दूसरा कॉलम बनेगा, एक्स वाई जेड तीसरा रो तीसरा कॉलम बनेगा, और इस प्रकार से मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के लिए रोज को कॉलम्स में बदला जाता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कोफैक्टर्स की। याद तो होगा कोफैक्टर्स के बारे में जो मैंने बताया था, है ना, डिटर्मिनेंट 2 में शायद मैंने बताया है और डिटर्मिनेंट 5 में भी मैंने बताया है। अब मैं बात कर रहा हूँ कोफैक्टर्स का। कोफैक्टर्स के लिए उनका स्थान चिन्ह, है ना, ये डिटर्मिनेंट है, उनका स्थान चिन्ह पहले हम लोग लेंगे। सपोज दैट ये एक्स एक डिटर्मिनेंट है, पहले भी इससे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में ये था, अब डिटर्मिनेंट फॉर्म में। तो स्थान चिन्ह इसका ये होता है। अब किसी भी मेंबर का कोफैक्टर्स जब आपको लिखना होगा, जैसे ए का कोफैक्टर लिखना है, ए का कोफैक्टर आपको लिखना है, तो आप क्या कीजिएगा कि ए का स्थान चिन्ह प्लस और ए का रोज और कॉलम्स, ये ऊपर वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ने से ये बचा ना, तो आपका ये रो और ये कॉलम छोड़ने से ये जो वाई बचा यही हुआ कोफैक्टर। और उसी तरह से बी का कोफैक्टर लिखना है, तो बी का भी रो और बी का ये कॉलम और रो छोड़े तो यहाँ वाला सदस्य बचा एक्स। और हाँ, बी का स्थान चिन्ह ध्यान रहे, एक्स का मैंने चिन्ह पहले से नहीं लिखा क्योंकि मैं चाहता था कि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो कि हम इसका चिन्ह नहीं लेते हैं, हम इसका चिन्ह लेते हैं। तो बी का चिन्ह, बी यहाँ है और बी वाला चिन्ह है माइनस, ये नहीं कि एक्स यहाँ है तो यहाँ का चिन्ह लेंगे ना, जिसका आप कोफैक्टर लिख रहे हैं उसका चिन्ह लेंगे, है ना। ये ए बी हो गया, वैसे ही एक्स का कोफैक्टर ले रहे हैं तो अब एक्स का चिन्ह है माइनस, माइनस लेंगे, और एक्स का रो और कॉलम छोड़ करके यहाँ है बी आपका, वो बी लेंगे। ठीक उसी तरह से वाई का कोफैक्टर लिखना है तो वाई का रो और कॉलम छोड़ करके ये और ये छोड़े, ये वाला कोने वाला बचा ए, और वाई का चिन्ह है प्लस, प्लस लिए।
2/2 मैट्रिक्स के सभी मेंबरों का कोफैक्टर लिखना मैंने सिखाया। चलिए एक 3/3 डिटर्मिनेंट में ले रहा हूँ। सपोज दैट एक्स नाम का एक डिटर्मिनेंट है जिसमें है ए बी सी, चाहे छोड़िए ना, नंबर लेते हैं इस बार 3 4 5 2 7 8 1 2 1। R1, हाँ चिन्ह देख लीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, याद ही होगा, बस रिमाइंड करने के लिए मैंने बताया है। तो यहाँ पे हमको सभी मेंबरों का कोफैक्टर लिखना है। पहले R1 वाला मेंबर हम लिए, R1 वाला मेंबर 3 का रो और 3 का कॉलम छोड़े, यहीं पर ध्यान दीजिएगा, 3 का रो डायरेक्ट लिखना हम लोग को सीखना है जरा। 3 का कोफैक्टर हमको लिखना है, तो 3 का चिन्ह लेंगे प्लस, और 3 का रो और 3 का कॉलम छोड़ेंगे, ये वाला चारों सदस्य बचेगा ना, और तिरछा डिटर्मिनेंट वैल्यू इसका लेंगे, जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, किसी का कोफैक्टर उस सदस्य के रो और कॉलम को छोड़ने से बचे अवयवों से बने डिटर्मिनेंट का मान होता है। तो 3 का कोफैक्टर लिखना है, 3 का रो छोड़े 3 का कॉलम छोड़े। अब ये जो 4 अवयव बचे इसका डिटर्मिनेंट, तो 7 एकम 7 घटाव 8 गुना 2 16, 7 घटाव 16, ये हो जाएगा आपका -9। और इसी प्रकार से 4 का कोफैक्टर यदि लिखना है तो 4 का स्थान चिन्ह है माइनस। अब 4 का कॉलम और रो छोड़ के, मतलब बीच वाला और ऊपर वाला छोड़ेंगे, तो ये इधर वाला दोनों और इधर वाला दोनों मिला, फिर ये गुना हुआ 2 एकम 2 घटाव 8 गुना 1, 2 घटाव 8, तो 2 घटाव 8 हुआ -6 में माइनस लगा, ये हो गया 6। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को? ये हुआ हम लोग का 4। और वैसे ही 5 का कॉलम और 5 का रो छोड़ देंगे, 5 का कॉलम छोड़े और 5 का रो छोड़े, तो ये ऊपर वाले 2 अवयव और उसके नीचे वाले 2 अवयव, 2 7 और 1 2 बचा ना। अब इसके लिए ध्यान दीजिए, केवल इतना अवयव यहाँ बचा है, तो डिटर्मिनेंट इसका पहले ये गुणा और तब माइनस में ये 2 दूना 4 घटाव 7, 4 घटाव 7 हो गया -3। चलिए इसी प्रकार से आगे, ये तो मैंने पहला रो का किया, वैसे ही दूसरा रो। कोफैक्टर लिखना आपको डायरेक्ट सीखना है, बाद में हम लोग सवाल बनाते समय इस तरह से कोफैक्टर नहीं लिखेंगे, जिसका जो फैक्टर लिखना है डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, है ना। इसलिए डायरेक्ट निकालना सीखिए, ज़रूरी है, वरना सवाल आपके लिए बहुत लंबा होने वाला है इस एक्सरसाइज का। तो R2 में पहले 2 का कोफैक्टर हमको लिखना है, तो 2 का स्थान चिन्ह है माइनस। अब 2 का रो और कॉलम छोड़े, ये बीच वाला छोड़े और ये किनारे वाला छोड़े, तो ऊपर वाला दोनों और नीचे वाला दोनों बचा। इसका डिटर्मिनेंट 4 एकम 4 और 2 गुना 5 10, 4 घटाव 10, तो -6 जो कि हो जाएगा 6। तो इस प्रकार से ये 2 का हुआ। ठीक उसी तरह से 7 का कोफैक्टर हमको लिखना है, 7 का स्थान चिन्ह है प्लस, 7 का कॉलम छोड़े 7 का रो छोड़े, तो ऊपर कोने पर ये दोनों और नीचे कोने पर ये दोनों, 3 गुना 1 3 एकम 3 घटाव 5 एकम 5, ये हुआ हम लोग का 3 घटाव 5, हो गया आपका -2। ध्यान दे रहे हैं आप लोग। ठीक उसी तरह से 8 का कोफैक्टर, 8 का रो छोड़े और 8 का कॉलम छोड़े, 8 का रो छोड़ेंगे और 8 का कॉलम छोड़ेंगे, तो बचा क्या ऊपर 3 4 और 1 2, तो 3 दूना 6 घटाव 4 एकम 4, इन दोनों का गुणा, ये 3 है और ये 2 है, 3 गुना 2 6 घटाव 4 गुना 1 4, 6 घटाव 4। हाँ इसका स्थान चिन्ह माइनस, इसका स्थान चिन्ह ये वाला माइनस, स्थान चिन्ह आपको याद हो जाएगा कैलकुलेट करते करते। 6 में से 4 गया 2 और उसमें माइनस लगा है -2। इस प्रकार से ये कोफैक्टर की मैंने बात की आप लोगों से, है ना। ठीक है, मैं इस पर वापस आऊँगा, लेकिन उसके पहले जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आइए आज का पहला टॉपिक, आज का रियल टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना। एडजॉइंट को हिंदी में सहखंडज कहते हैं। किसी आव्यूह ए का सहखंडज आव्यूह, ए का हिंदी में सहखंडज आव्यूह, है ना।
मैंने कहा कि कोई मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स, संकेत इसका देखिए एडजॉइंट है ए डी जे ए, छोटा ए, ध्यान देखिए एडजॉइंट ए का सिंबल है ए डी जे ए, और यहाँ तीनों अक्षर छोटा है, ए डी जे तीनों छोटा है। जल्दीबाजी में छोटा ए को बड़ा ए मत लिख दीजिएगा ये सोच करके कुछ भी सुर लिखते हैं तो शुरुआत का अक्षर बड़ा होता तो है शुरुआत का अक्षर बड़ा, लेकिन यहाँ हम लोग सिंबल न बनाए हैं, किसी बात को याद रखने के लिए सिंबल किसी भी तरह का बनाया जा सकता है, तो उस आधार पर इसका सिंबल बनाया है जिसमें छोटा ए, छोटा डी, छोटा जे इस्तेमाल होता है, स्मॉल ए एडजॉइंट है। अच्छा, अब चलिए इसकी परिभाषा। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए उसके सभी सदस्यों के संगत कोफैक्टर्स से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाता है। वही मैंने लिखवाया है कि किसी मैट्रिक्स ए के सभी सदस्यों के कोफैक्टर्स, किसी मैट्रिक्स ए में अगर 4 सदस्य हैं तो चारों का कोफैक्टर लेकर के एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे। पहला लाइन वाला कोफैक्टर पहला लाइन में लेंगे, दूसरा लाइन का कोफैक्टर दूसरा लाइन में लेंगे, तीसरा लाइन का कोफैक्टर तीसरा लाइन में लेंगे, और वहाँ जो नया मैट्रिक्स बनेगा कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स उसको फिर से ट्रांसपोज कर देंगे, मतलब उसके रो को कॉलम में बदल देंगे। उसके बाद जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वही आप लोग का एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाएगा। तो यहाँ हम लोग को 2x2 मैट्रिक्स और 3x3 मैट्रिक्स, दो तरह के मैट्रिक्स पर यहाँ सवाल आगे आने वाले हैं। 2x2 वाला तो बड़ा आसान है, सब लोग कर लेते हैं। 3x3 में कंफ्यूज होते हैं। अगर आप डायरेक्ट करना सीख गए तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और डायरेक्ट करना नहीं सीखे है ना तो कन्फ्यूज़न होगा, प्रॉब्लम होगा आप लोग को, और यहाँ के सवाल लंबे लगेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। मैं 2x2 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना सिखा रहा हूँ। सपोज दैट यही 2x2 का एक मैट्रिक्स है, ये हुआ हम लोग को, इसी का हमें ट्रांसपोज चाहिए। तो इसका चिन्ह हो गया पहले तो प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस। कोफैक्टर्स का संकेत आप लोग जानते हैं ना, बड़ा ए से देते हैं, छोटा ए से सदस्य का, अब बड़ा ए से संकेत देते हैं कोफैक्टर्स का। तो कोफैक्टर से ये जो बना मैट्रिक्स है, देखिए पहला लाइन का सदस्य है आपका A11 A12, तो इसका कोफैक्टर्स हुआ A11 A12। दूसरा लाइन का सदस्य है A21 A22, तो इसका कोफैक्टर्स हुआ A21 A22। इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा है ना, वो मतलब कि एडजॉइंट ए की परिभाषा ये कहती है कि जो कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22, इस मैट्रिक्स को डायरेक्टली एडजॉइंट नहीं कहते, इसका ट्रांसपोज करने के बाद जो आएगा, मतलब इसके रो को कॉलम बनाएंगे A11 A12 A21 A22, और ये जो नया मैट्रिक्स मिला यही आपका कहलाएगा एडजॉइंट मैट्रिक्स। ये नहीं, इसके ट्रांसपोज करने से ये जो आया इसको हम लोग कहेंगे। आइए एग्जाम्पल कुछ देते हैं। सपोज दैट एक मैट्रिक्स बी है, सपोज दैट एक मैट्रिक्स बी है, बी में है आपका 2 4 3 6। इसका हमको एडजॉइंट निकालना है। तो पहले तो चिन्ह देख लीजिए, प्लस माइनस माइनस प्लस, और हाँ अब मैं एडजॉइंट लिखने जा रहा हूँ। तो एडजॉइंट लिखने का नियम क्या है कि कोफैक्टर्स से बना मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो इस सब का कोफैक्टर्स लिखा जाए। कोफैक्टर्स लिखना तो बड़ा आसान है। जैसे 2 का कोफैक्टर लिखना है तो 2 का चिन्ह लेंगे प्लस, और तब 2 का रो और कॉलम छोड़ के आएगा 6, ये हुआ हम लोग का। 4 का लिखना है तो 4 का चिन्ह लेंगे माइनस, और तब 4 का रो और 4 का कॉलम छोड़ के 3, और वैसे ही 3 के लिए तो 3 का चिन्ह लेंगे माइनस, और तब 3 का रो और 3 का कॉलम छोड़ के 4, और वैसे ही 6 के लिए 6 का स्थान चिन्ह हुआ प्लस, और तब 6 का रो और 6 का कॉलम छोड़ के, ये हो गया 2 हम लोग का। समझ में आ रही बात है? ये सिर्फ कोफैक्टर मैंने लिखा। अब कोफैक्टर से जो ना बना है मैट्रिक्स, जो जगह अवयव था, जो जगह जिस अवयव का है उस जगह पर उसी अवयव का कोफैक्टर लिखें, तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स बी का एडजॉइंट कहलाएगा, एडजॉइंट बी। अब एडजॉइंट बी में आगे देखते हैं।
अब ट्रांसपोज किए तो इसका रो कॉलम बनेगा ना, लेकिन एक बार जरा प्लस माइनस का ध्यान रख लें। 6 - 3 - 4 2। अब ट्रांसपोज करें तो ज़रा 6 - 3 - 4 2, ये हुआ आपका आंसर। अच्छा, एक बात पर गौर कीजिएगा आप, क्या वही वाला सदस्य सीधे नहीं मिले हैं? ये जो 2 6 है डायगोनल का मेंबर ये पलट गया है। देखिए 2 6 का जो मेंबर है, जैसे ऊपर 2 है नीचे 6 है, तो 6 ऊपर चला गया है और 2 नीचे चला आया है। मैं अब आपसे ट्रिक की बात कर रहा हूँ। आपको हमेशा इस तरह से लंबा मेथड यूज करके 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, और वो यही प्रश्न बताता है। इसमें ऊपर 2 है और नीचे 6 है, तो देखिए इसमें क्या हो गया, 6 ऊपर 2 नीचे, मतलब इसका डायगोनल मेंबर पलट जाता है। अच्छा, यहाँ ऑफ डायगोनल मेंबर 4 3 है, तो यहाँ भी 4 3 है, लेकिन चिन्ह बदल गया है। तो ऑफ डायगोनल मेंबर का चिन्ह बदलते हैं, पलटते नहीं हैं। डायगोनल मेंबर को पलट देते हैं और ऑफ डायगोनल मेंबर का केवल चिन्ह बदलते हैं, है ना। मतलब ट्रिक आपको इस तरह से बताया गया कि यदि ए है आपका XY और AB, तो इसका एडजॉइंट में क्या होगा, डायगोनल पलट जाएगा। XB जो है ये पलट जाएगा, B ऊपर X नीचे, B ऊपर X नीचे, और ऑफ डायगोनल मेंबर का जहाँ Y है ना वहाँ Y ही रहेगा, बस माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा। A है तो A ही रहेगा, बस चिन्ह बदल जाएगा। ध्यान दे रहे हैं? तो किसी मैट्रिक्स का जब हम एडजॉइंट करते हैं तो वहाँ डायगोनल मेंबर पलट जाता है और ऑफ डायगोनल मेंबर का चिन्ह बदलता है। ध्यान दे रहे हैं आप लोग? चलिए उसके बाद की बात मैं कर रहा हूँ। इस ट्रिक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं 2-4 सवालों में। अब एक किताब में क्वेश्चन भी हैं। सपोज दैट एक क्वेश्चन कहा गया कि भाई C बराबर है 2 5 7 13। अब यहाँ एडजॉइंट C बताइए क्या होगा। वेरी सिंपल, एडजॉइंट लिखते समय मैंने आपको बता ही दिया कि डायगोनल मेंबर को पलट देना है। 13 ऊपर जाएगा 2 नीचे, 13 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा। और जो ऑफ डायगोनल मेंबर है 5 जो है ये ऑफ डायगोनल मेंबर, ये वाला मेंबर ऑफ डायगोनल मेंबर कहलाता है। तो इसमें 5 जो है वो वहीं रहेगा, बस चिन्ह पलट जाएगा। 7 है वो वहीं रहेगा, -7। एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए D का है आपका 3 - 13 2 -7। तो इसका एडजॉइंट -7 ऊपर और 3 नीचे, -7 3। और हाँ, इसका जो है चिन्ह बदलेंगे तो -13 के बदले 13 और 2 के बदले -2। ध्यान दीजिए, जो माइनस है उसको प्लस बना दिए। ऑफ डायगोनल मेंबर में चिन्ह पलटते हैं, मेंबर नहीं पलटते हैं। तो जो -13 था उसको 13 बना दिए, जो 2 था उसको -2 बना दिए। इस प्रकार से 2x2 मैट्रिक्स का डायरेक्टली आप लोग एडजॉइंट लिख सकते हैं। तो ये तरीका हुआ। अब आइए हम लोग 3x3 मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। असली प्रॉब्लम तो वहीं होता है, वहीं लोगों से सवाल पूछता है, क्योंकि वहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा होता है। तो भाई कैलकुलेशन तो मिलेगा, कैलकुलेशन को कम नहीं किया जा सकता है। हाँ, मेरे कुछ बातों का अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपका प्रॉब्लम कुछ कम हो सकता है, लेकिन जो चीज़ें होती हैं उससे बचा तो नहीं जा सकता। तो देखिए ज़रा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ एडजॉइंट ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स। मैं 3x3 मैट्रिक्स के एडजॉइंट के बारे में आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ। चलिए बात करते हैं 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट, है ना। तो सपोज दैट एक मैट्रिक्स है आपका 2 3 1 और इधर है 4 0 2 और यहाँ है -3 8 और -2। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं जरा। ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का हम लोगों से एडजॉइंट कहा गया है। तो आपको बताया गया है कि किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट उसके कोफैक्टर्स से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है।
तो इसके सभी मेंबरों का कोफैक्टर्स हमको लिखना है। कोफैक्टर्स में चिन्ह का इस्तेमाल होता है, सो चिन्ह तो देखना पड़ेगा ना हम लोग को, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना। अब मैं डायरेक्ट कोफैक्टर्स लिखने वाला हूँ। देखिए एडजॉइंट ए, मुझे डायरेक्ट कोफैक्टर्स लिखना है, मैं पहला रो का लिखने वाला हूँ। तो 2 का चिन्ह मैंने लिया प्लस, और 2 का रो और कॉलम छोड़ के ये वाली लाइन और ये वाली लाइन छोड़ के ये 4 अवयव बचे ना, तो सीधे सीधे ये चारों का डिटर्मिनेंट, इतना का गुना पहले 0 और माइनस, तब ये 8 गुना 2 16, और फिर 3 का चिन्ह माइनस। अब ये 3 का कॉलम और रो छोड़ के ये दोनों मेंबर 2 माइनस 2 और 4 माइनस 3 बचा। तो इसका इन चारों का डिटर्मिनेंट पहले 4 और माइनस 2 का गुणा, 4 गुना माइनस 2 माइनस 8 हो गया, और घटाओ माइनस 8 घटाओ, फिर इन दोनों का गुणा, माइनस 3 गुना माइनस 2 तो माइनस 6 ना। तो इस प्रकार यहाँ माइनस 2 बार ना आया, और दोनों माइनस मिल करके हो जाएगा प्लस। जब 2 माइनस गुणा में आता है तो प्लस होता है। तीसरा मेंबर ऐसे चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस, तो तीसरा मेंबर पर प्लस पे, यानी 1 का कोफैक्टर, 1 का रो छोड़े और कॉलम छोड़े, ऊपर वाला किनारे और नीचे वाला ये छूटा, तो ये 4 मेंबर बचे, बीच में ये 4 0 और ये माइनस 3 8। तो इसका डिटर्मिनेंट 4 गुने 8, 4 8 32, और घटाओ माइनस 3 गुना 0, 32 घटाओ 0, तो भाई माइनस 3 गुना 0 0 ही ना होगा। चलिए उसी तरह से सेकेंड रो की बात करते हैं। सेकेंड रो का चिन्ह माइनस प्लस माइनस। अब इसका कोफैक्टर आपको जैसे 4 का कोफैक्टर लिखना है, तो 4 का रो और कॉलम छोड़ के हम ये दोनों और ये दोनों की बात कर रहे हैं। 3 गुना माइनस 2 माइनस 6, और घटाओ 8 गुना 1, यही दोनों ना बचा है। ऊपर वाला दोनों आ, सबसे नीचे वाला दोनों, बीच वाला नहीं है, बीच वाला तो छूट गया ऐसे। तो 3 गुना माइनस 2 माइनस 6, और घटाओ 8 गुना 1 8, माइनस 6 घटाओ 8। और उसी तरह से बीच वाला 0 का कोफैक्टर लिखने के लिए 0 का रो छोड़े और कॉलम छोड़े, तो ऊपर वाला ये कॉर्नर और नीचे वाला ये 2 कॉर्नर बचा है। डिटर्मिनेंट इसका 2 गुना माइनस 2 माइनस 4, और घटाओ अब माइनस 3 गुना 1, माइनस 3 गुना 1, माइनस से 3 न होगा। उसी तरह से इस जगह का भी रो और कॉलम छोड़े, तो इसका रो छोड़े और कॉलम छोड़े, तो किनारे से हटा और ये बीच से हटा, ऊपर वाला दोनों और नीचे वाला दोनों बचा। तो 2 गुना 8 16, है ना, और फिर माइनस 3 गुना 3 माइनस 9। ध्यान दीजिएगा कहीं कहीं 2 बार माइनस आ रहा है। सबसे नीचे वाला का चिन्ह प्लस माइनस प्लस। अब हमको इस लाइन का माइनस 3 का रो और कॉलम छोड़ के ये दोनों और ये दोनों बचा है, 4 मेंबर, तो 3 गुना 6, और घटाओ 0 गुना 1 0। और वैसे ही अब इस जगह पर यानी इसका आपको लिखना है, तो इसका रो और कॉलम छोड़ के बीच वाला कॉलम छूटा और नीचे वाला लाइन छूटा, तो ये इधर ये दोनों 1 2 और इधर 2 4 बचा है, तो 2 गुना 2 4, और घटाओ 4 गुना 1 4 हो गया। अब ऐसा ही इसमें हमको चाहिए प्लस इसका चाहिए ये लोकेशन तो इसी का ना है, तो इसका रो और इसका कॉलम, किनारे से ये और किनारे से ये हटा, फिर ये बचा 2 गुना 0 0 हुआ, घटाओ 4 3 12, 0 घटाओ 12, ये हो गया हम लोग का। चलिए आगे की बात। अच्छा हाँ, ये तो हमको कोफैक्टर्स मिल गया। कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इसके ऊपर टी लगाना है। फिर तो एडजॉइंट ए, अच्छा टी लगाते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो बस यही ना होता है कि रो कॉलम बनता है। आप सीधे सीधे रो वाला कोफैक्टर डायरेक्ट कॉलम में सजा के लिख सकते हैं। तो एक तरह से डायरेक्ट आपने 2 काम कर दिया, कोफैक्टर्स भी कर दिया और ट्रांसपोज भी कर दिया, तो थोड़ा सा मेहनत से बच जाएंगे। तो मैं यहाँ पहले अभी मेहनत से नहीं बचूंगा, पहले जो है वो लिख रहा हूँ -16, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -8 + 6, -2 में फिर माइनस लगा तो 2, और ये 32, और ये -6 और -8, -14 में माइनस लगा तो 14, -4 और +3, तो -1 में ये प्लस लगा, -1, और 16 + 9 25 में -25, 6, और ये हुआ 0, और ये हो गया -12। हो सकता है मेरा कैलकुलेशन थोड़ा इधर उधर हो जाए, प्रोसेस पर ध्यान रखिएगा। इसका ट्रांसपोज
तो ऐसे में इसका एडजॉइंट अब ट्रांसपोज हमको करना है। जब कोफैक्टर सारा मिल जाए तो ट्रांसपोज करना है, यानी पहला रो को पहला कॉलम में लिखना है -16। ध्यान रखिए पहला रो वाला कोफैक्टर जो है वो पहला कॉलम में आएगा 2 32। दूसरा रो वाला कोफैक्टर दूसरा कॉलम में आएगा 14 -1 -25। तीसरा रो वाला कोफैक्टर तीसरा कॉलम में आएगा 6 0 -12। और इस तरह से हम लोगों ने मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकाला। ये हुआ मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बातों को, है ना। अब मैं इसी तरह से 2-4 और सवाल ले रहा हूँ, 2-4 नहीं और एक सवाल, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये प्रोसेस हो सकता है किसी को ना समझ में आया हो। एडजॉइंट एक और एग्जांपल में ले रहा हूँ, है ना। इस बार कैमरा इधर कीजिएगा। तो -3 0 4 -4 1 और -2 3 -2 6। देखिए स्थान चिन्ह में इन चिन्हों का कोई मतलब नहीं है। स्थान चिन्ह तो अपना जो होता है उसका जो सिस्टम वही लेंगे। हाँ, इन चिन्हों का गुणा करते समय, कैलकुलेशन करते समय होगा इस्तेमाल। अब मुझे एडजॉइंट लिखना है, एडजॉइंट भी, तो मैं सीधे सीधे इस सबका कोफैक्टर लिखूंगा। सीधे सीधे पहले प्लस चिन्ह के साथ, फिर माइनस चिन्ह के साथ, फिर प्लस चिन्ह के साथ, ऐसी ना होगा। अब रो कॉलम, देखिए ये मैं जो घेर रहा हूँ बस समझने के लिए इस तरह से घेर रहा हूँ। आप सवाल बनाते समय न घेरें, बिल्कुल नहीं, है ना। हाँ, शुरुआत में आप घेर सकते हैं। जब शुरुआत में घर पे अपने से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो शुरुआत का 1-2 सवाल में कीजिए, लेकिन उसके बाद मत ऐसा कीजिए। तो -3 का रो और कॉलम छोड़े, ऊपर वाला लाइन छूटा और ये किनारे वाला लाइन छूटा, तो ये दोनों और ये दोनों बचा। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करने जा रहा हूँ। आप देखिए 6 कम 6 और घटाओ 4, वैसे ही -0 का कोफैक्टर -4 छके 24 और -6, ये -3 है और 3 के साथ +4 का कोफैक्टर, रो कॉलम छोड़े, ये दोनों बचा, तो -4 गुना -2 8 और घटाओ -3 गुना 1 -3, फिर माइनस के साथ इसका चिन्ह नहीं ले रहे हैं, बल्कि इस जगह का चिन्ह यहाँ माइनस है वो ले रहे हैं। हमको इस चिन्ह से मतलब कैलकुलेशन के दौरान जो आ रहा है बस उतना ही है। तो -4 का फैक्टर, 4 का रो छोड़े, 4 का कॉलम छोड़े, 0 4 2 6, तो 0 गुना 6 0 हुआ, और -2 गुना 4 -8 होगा। और फिर प्लस के साथ, है ना, प्लस के साथ 1 का रो छोड़े और कॉलम छोड़े, -3 गुना 6 -18 और घटाव -3 गुना 4 -3 गुना 4 -12 और उसके बाद फिर माइनस, है ना, फिर माइनस हुआ आपका इस चिन्ह के लिए, इसका रो छोड़े और इसका कॉलम छोड़े, तो -3 गुना -2 ये 6 हो गया, और घटाव 0 हो गया, और फिर चिन्ह प्लस के साथ -3 का रो और कॉलम छोड़ करके 0 घटाव 4 माइनस के साथ -2 का रो और कॉलम छोड़ के -3 गुना -2, तो 6 घटाव -16। समझ रहे हैं आप लोग। अब जैसे लास्ट वाला समझ लीजिए एक बार और, हमको इसका कोफैक्टर लिखना है, तो इसका रो छोड़े इसका कॉलम छोड़े, तो ये 2 और ये 2 4 सदस्य बचे। अब इसका डिटर्मिनेंट -3 गुना 1 -3 और घटाव इतना गुना इतना 0। कैलकुलेट किए, एडजॉइंट भी। अभी कोफैक्टर्स, इसका ट्रांसपोज जो होगा वो एडजॉइंट कहलाएगा। तभी तो लिखेंगे 6 घटाव 4 2 24 और 6 30, 8 + 3 11, ये -8 और ये 18 12 -6 -4 16 6 22 -2 और ये -3। देखिए अभी मैंने सिर्फ कोफैक्टर्स लिखा, अब इस कोफैक्टर्स को हम ट्रांसपोज करेंगे, मतलब इसके सभी रो को कॉलम से बदलेंगे, वो हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाता है। पहला रो 2 30 11, दूसरा रो -8 -6 6, तीसरा रो
-4 -22 -3 इस प्रकार से एडजॉइंट हुआ। तीसरी प्रॉपर्टी, जब हम लोग जान लिए कि एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या है तो उसमें हम लोग यही ना जाने कि किसी मैट्रिक्स के पहला रो का कोफैक्टर एडजॉइंट मैट्रिक्स के पहला कॉलम में होता है। किसी मैट्रिक्स का, मान लीजिए यहाँ एग्जांपल दिखाइएगा जरा, जैसे सपोज दैट कोई मैट्रिक्स ए है ये, तो इसमें पहला रो का कोफैक्टर एडजॉइंट मैट्रिक्स के पहला कॉलम में होता है। अगर हम लोग बड़ा एक कोफैक्टर का सूचक बोलें, जैसा कि हमेशा बोलते आ रहे हैं, दूसरा रो का कोफैक्टर दूसरा कॉलम में होता है। ध्यान दीजिए आप लोग, हम लोग ये पढ़े हैं कि किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट मैट्रिक्स में पहला रो का कोफैक्टर पहला कॉलम में होता है, दूसरा रो का कोफैक्टर दूसरा कॉलम में होता है। ध्यान दीजिए, तो एक बात आपको पहले से पता है कि अगर किसी लाइन वाला कोफैक्टर को अगर किसी लाइन वाला सदस्य को उसी लाइन वाले कोफैक्टर से संगत गुणा करके जोड़े तो डिटर्मिनेंट का माना दूसरे लाइन के संगत कोफैक्टर से गुणा करके जोड़े तो 0। मतलब पहला ही लाइन का मेंबर हो और पहला ही लाइन का कोफैक्टर संगत गुणा करके जोड़े तो डिटर्मिनेंट, लेकिन अगर पहला लाइन का मेंबर को दूसरा लाइन के कोफैक्टर से गुणा करके जोड़ें या तीसरा लाइन के कोफैक्टर से गुणा करके जोड़ें तो वहाँ हमको डिटर्मिनेंट का मान नहीं मिलता है, 0 मिलता है। मान लीजिए दूसरा रो का मेंबर है और उसको तीसरा रो के कोफैक्टर से गुणा कर रहे हैं तो 0। पहला रो तीसरा रो के मेंबर को पहला रो के कोफैक्टर से गुणा कर रहे हैं तो 0। तो यही बात ज़रा ध्यान रखिएगा। अच्छा देखिए ना, यहाँ इस बात को समझाने के लिए मैंने लिखा है एक उदाहरण, चाहे फिर से मैं लिख देता हूँ। सपोज दैट एक मैट्रिक्स है जिसमें है मेंबर A11 A12 A13 A21 A22, ठीक है। अब इसका मैंने कोफैक्टर वाला एडजॉइंट मैट्रिक्स हमको लिखना है, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स में पहला रो का कोफैक्टर पहला कॉलम में आएगा A11 A12, दूसरा रो वाला कोफैक्टर दूसरा कॉलम में आएगा A21 A22। आज जब हम दोनों में गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिएगा ज़रा, जब नियम ये है कि जब एक मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स में गुणा होता है तो पहला रो सब कॉलम में गुणा होता है, रो से कॉलम में गुणा करते हैं, और दूसरा रो भी सब कॉलम में गुणा होता है। तो पहला रो का जब पहला कॉलम से होगा तो एक तरह से पहला लाइन का मेंबर और पहला ही लाइन का कोफैक्टर हुआ तो डिटर्मिनेंट का मान होगा। लेकिन अगर पहला लाइन का दूसरा कॉलम से हुआ तो पहला लाइन का मेंबर और दूसरा लाइन का कोफैक्टर हुआ, वहाँ 0 हमको मिलेगा। मेरे कहने का मतलब A11 और A11 पहला लाइन का मेंबर ये आपका A11 A12, अब पहला ही लाइन का कोफैक्टर A11 और A12, ये जोड़ेंगे तो डिटर्मिनेंट मिलेगा। लेकिन अगर पहला लाइन का मेंबर और दूसरा लाइन का कोफैक्टर A21 और A22 ये मिलेगा तो 0 होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी बात के आधार पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि किसी मैट्रिक्स के रो को किसी भी मैट्रिक्स के लिए किसी एक रो के सदस्य को उसके संगत रो वाले कोफैक्टर्स से गुणन का जोड़ डिटर्मिनेंट का मान, लेकिन दूसरे रो के कोफैक्टर से संगत गुणन का योग 0 होता है। तो अब उसी आधार पर एक प्रॉपर्टी हमको साबित करना है कि किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से हम सीधा गुणा करें चाहे उल्टा गुणा करें, हमेशा एक ही मान आएगा और मान आएगा डिटर्मिनेंट A गुना I। चलिए देखते हैं हम लोग ज़रा, है ना। सपोज दैट एक मैट्रिक्स A है आपका A11 A12 A21 A22, इसका एडजॉइंट हमको लेना है। एडजॉइंट तो आपको बताया गया है कि पहला लाइन के मेंबर का कोफैक्टर पहला कॉलम में आएगा A11 A12 A21 A22 और दूसरा लाइन के मेंबर का कोफैक्टर दूसरा में आएगा। भाई डिटर्मिनेंट 5 जरूर पढ़ लीजिएगा। और A गुना एडजॉइंट करेंगे आप तो ध्यान दीजिए ज़रा, रो से कॉलम में करते हैं गुणा, तो पहला रो का पहला कॉलम से हुआ तो जो मेंबर है उसी वाला कोफैक्टर है ना। ये A11
पहला पहला आपस में और A11 A12 ये 12 है A12 और A12 है ना, पहला ही रो का मेंबर और पहला ही रो वाला कोफैक्टर, इससे हमको डिटर्मिनेंट का मान मिल जाएगा। लेकिन पहला रो वाला मेंबर A11 A12 पहला रो वाला मेंबर और दूसरा आप कॉलम से गुणा इसका हो रहा है, तो A21 A22। नियम यही है कि पहला पहला सदस्य आपस में, दूसरा दूसरा सदस्य आपस में और जोड़। तो देखिए पहला लाइन का जो पहला से गुणा हुआ है वो तो डिटर्मिनेंट का देगा, दूसरा का नियम तो 0 हो जाएगा। वैसे ही दूसरा लाइन का है ना, A21 A21 A22 हाँ A21 पहले इससे गुणा कर रहे हैं, ध्यान दीजिए दूसरा रो का हम पहला कॉलम से कर रहे हैं, तो A21 A11 A22 का A12 और वैसे ही दूसरा रो का दूसरा कॉलम से A21 A21 पहला पहला सदस्य, दूसरा रो और दूसरा कॉलम दोनों का पहला सदस्य, अब दोनों का दूसरा सदस्य A22 A22। तो नियमतः ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ वाला तो एक डिटर्मिनेंट ये जो A मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर पहला ही लाइन का मेंबर था, पहला ही लाइन वाला कोफैक्टर था। लेकिन यहाँ पर 0 होगा क्योंकि इस जगह पर इसका मान डिटर्मिनेंट होगा, इसका मान 0 होगा क्योंकि इस जगह पर पहला लाइन का मेंबर है और दूसरा लाइन का कोफैक्टर है। वैसे ही इस जगह पर भी 0 होगा, ये वाला जगह पर यहाँ मैंने 0 लिखा क्योंकि इस जगह पर हमको दूसरा लाइन का मेंबर और पहला लाइन का कोफैक्टर है। इस जगह पर डिटर्मिनेंट होगा ये वाला, क्योंकि इस जगह पर दूसरा लाइन का मेंबर और दूसरा ही लाइन का कोफैक्टर है। ये हो गया हम लोग का। अब 0 में से कुछ भी गुना होता है, कुछ भी कॉमन होता है। डिटर्मिनेंट में कॉमन कर रहा हूँ, डिटर्मिनेंट कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 0 0 1, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही ना है। तो यही तो साबित करना है कि किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से गुना करेंगे तो मान आएगा डिटर्मिनेंट A गुना A। इसी तरह से सिमिलरली इसी तरह से एडजॉइंट मैट्रिक्स को हिंदी में सहखंडज अव्यूह कहते हैं, याद रखिएगा। किसी अव्यूह को उसके सहखंडज से गुणा करेंगे तो मान आता है डिटर्मिनेंट A गुना I। इसी तरह से एडजॉइंट A गुना A कीजिएगा, अभी मैंने सीधा किया था A गुना एडजॉइंट है तो भी आपका डिटर्मिनेंट A गुना I आएगा। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट हुआ, ये साबित हुआ। ये मैंने 2x2 मैट्रिक्स लेकर के एग्जाम्पल दिया। चलिए अब मैं 3x3 लेकर के चल रहा हूँ, है ना, लेकिन मैं तरीका थोड़ा सा बदलूँगा, सिंबल थोड़ा सा मैं बदलूँगा, इस तरीके से नहीं, दूसरा सिंबल लेकर चलूँगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक्सप्लेनेशन, माना A कोई मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो है, पहला लाइन R1, दूसरा लाइन R2, तीसरा लाइन R3, इस प्रकार से। इसके कोफैक्टर्स से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसका हो गया एडजॉइंट, इसका हो गया एडजॉइंट। तो इसका कोफैक्टर्स, पहला लाइन वाला कोफैक्टर्स पहला कॉलम में लिखा जाता है ना, पहला लाइन वाला कोफैक्टर्स पहला कॉलम में, दूसरा लाइन के मेंबर का कोफैक्टर्स दूसरा कॉलम में, पहला रो वाले लाइन का कोफैक्टर्स पहला कॉलम में, दूसरा रो वाले लाइन का कोफैक्टर्स दूसरा कॉलम में, और तीसरा रो वाले मेंबर का कोफैक्टर तीसरा कॉलम में। इस तरह से मैंने लिख दिया, है ना। जरा सिंबॉलिकली क्या है कि कैलकुलेशन में नहीं लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन से बचने के लिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब मैं A गुना एडजॉइंट करूँगा, तो जहाँ पहला रो का मेंबर और उसी रो वाला कोफैक्टर होगा वहाँ तो डिटर्मिनेंट का मान मिलेगा। लेकिन अगर पहला लाइन वाला मेंबर और दूसरे लाइन का कोफैक्टर हुआ तो 0 मिलेगा। मतलब पहला लाइन का जब पहला लाइन से गुणा होगा तो डिटर्मिनेंट है ना, क्या है कि रो का कॉलम से ही ना गुणा होता है, नाम है यहाँ कॉलम, मतलब मगर जान लीजिए आप कि एडजॉइंट में क्या होता है कि यहाँ वाला रो वाला कोफैक्टर यहाँ लिख के ट्रांसपोज किया गया रहता है, तो रो वाला ही यहाँ कॉलम में आता है। तो आपको समझना है कि पहला रो वाला कोफैक्टर पहला कॉलम में है।
ठीक उसी तरह से दूसरा रो से गुणा जब हम करेंगे तो R2 का जब R1 C1 से होगा तो 0, लेकिन जब R2 का C2 से होगा तो डिटर्मिनेंट, R2 का C3 से होगा तो 0। अब मैं गुणा कर रहा हूँ तो नियमतः क्या होगा, पहले R1 का C1 के साथ होगा। देखिए मैं बस समझने के लिए लिख रहा हूँ ये तरीका, शायद इससे समझ में आ जाए। फिर नियम तो यही ना है कि इधर का पहला रो लेंगे और सब कॉलम में गुणा करेंगे, तो R1 C1, वैसे ही R1 C2, R1 C3, और वैसे ही फिर दूसरा रो से गुणा करेंगे, R2 C1, R2 C2, R2 C3, ध्यान दे रहे हैं आप लोग, और वैसे ही फिर R3 C1, R3 C2 और R3 C3। तो A गुना एडजॉइंट A में R1 C1 तो डिटर्मिनेंट का मान होगा, लेकिन ये पहला रो है दूसरा लाइन का कोफैक्टर इसके साथ, तो 0 0। ऐसे ही डिटर्मिनेंट है कॉमन हुआ तो यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसी को ना I कहते हैं। तो डिटर्मिनेंट A गुना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये प्रूफ हुआ। इसी तरह से सिमिलरली इसी तरह से आप जब उल्टा लेकर चलिएगा एडजॉइंट A गुना A, तो वहाँ भी आपको डिटर्मिनेंट A गुना I ही मिलेगा। इस प्रकार से ये स्पष्ट कर सकते हैं, है ना। चलिए ये तो मैं अभी आपको सांकेतिक तौर पे बता रहा था, लेकिन एक संख्या वाला उदाहरण लेकर चलना ज़रूरी है, वरना आप तो कंफ्यूज हो जाइएगा। आइए मैं संख्या वाला उदाहरण आपकी किताब से ही उठा रहा हूँ। ये लीजिए, चलिए NCERT का अभी हम लोग इसी की बात करेंगे। NCERT 4.5 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में कह रहा है सत्यापित कीजिए, यहाँ इस क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है सत्यापित कीजिए कि A गुना एडजॉइंट A गुना A, एडजॉइंट A गुना A, इसका मान डिटर्मिनेंट A गुना I ही आएगा। यही हम लोग को साबित करना है, ठीक है। तो यहाँ एक मैट्रिक्स दे दिया है 2 3 -4 -6, यही A है। अब यहाँ हमको वेरीफाई करना है, मैट्रिक्स A दे दिया है, ठीक है। चलते हैं हम लोग। तो पहले एडजॉइंट 2/2 का एडजॉइंट लिखना मैंने आप लोगों को सिखाया है। 2/2 का एडजॉइंट लिखने का तरीका एकदम शॉर्टकट आसान है। डायगोनल मेंबर पलट जाता है, -6 ऊपर 2 नीचे, -6 ऊपर 2 नीचे, और ऑफ डायगोनल मेंबर का चिन्ह बदलते हैं। ये 3 जो है -3 होगा, और ये -4 जो है 4 होगा। अब यहाँ A गुना एडजॉइंट A करें। एक सेकेंड, हमको तो ज़रूरत है उसका भी ना, तो डिटर्मिनेंट पहले ही निकाल लें। डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो क्या होगा, पहले डायगोनल मेंबर का गुणा, 2 गुना -6, घटाओ -4 गुना 3, तो -12 + 12, ये तो 0 हो गया, है ना। क्वेश्चन मैंने सही लिखा है ना, -12 + 12, खैर जो भी है, अब लिख दिया तो लिख दिया। चलिए चलते हैं आगे करते हैं। अब हमको A गुना एडजॉइंट A करना है, A गुना एडजॉइंट A। तो A है आपका 2 3 -4 -6, और एडजॉइंट -6 3 4 2, गुणा कर रहे हैं आपका। तो रो से कॉलम में गुणा होता है, 2 छके 12, 2 छके 12 -12, और 3 चौके 12 + 12, ये हुआ आपका A गुना एडजॉइंट में। और फिर इस रो से इस कॉलम में होगा तो 2 3 -6, मैं इसे कर रहा हूँ इस रो का इस कॉलम से, तो 2 गुना -3 -6, और 3 गुना 2 6, ये हुआ। और फिर उसी प्रकार से दूसरा रो से पहला कॉलम में
-4 गुना -6, 4 छक्का 24, फिर -6 गुना 4, -6 गुना 4 तो 6 चौके 24, -24, ठीक है, -24 हुआ। और वैसे ही दूसरा रो का दूसरा कॉलम से तो -4 गुना -3, 12, और -6 गुना 2 -12। ये तो सारा मेंबर जीरो हो गया, 0 0 0 0 0 हुआ। एडजॉइंट ए गुना ए, इसी तरह से आप एडजॉइंट ए गुना ए जब निकालिएगा तो भी 0 0 0 0 आएगा। आपको दिखाना है कि ए गुना एडजॉइंट ए गुना ए और बराबर होगा डिटर्मिनेंट ए गुना आई। तो डिटर्मिनेंट ए गुना आई भी कीजिए, डिटर्मिनेंट ए गुना आई। डिटर्मिनेंट ए तो 0 आया है, पहले हम लोग निकाले हैं, डिटर्मिनेंट ए का मान 0 आया है। आई होता है 1 0 0 1, गुणा कीजिए, आ गया ना। तो तीनों का मान एक ही आया, तो वेरीफाइड। पहले साबित किए और अब जांच किए संख्या लेकर। इस तरह से आप ये 2/2 वाला मैंने किया, आप 3/3 वाला कर सकते हैं। एक्सरसाइज में जाऊंगा तो 3/3 ऑर्डर भी बताऊंगा जब एक्सरसाइज में पढ़ाने लगूंगा। अच्छा, यहीं पर जब ये क्लियर हो गया, ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गया, अब मैं प्रॉपर्टी 4 के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। प्रॉपर्टी 4 बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस पर काफ़ी सवाल बनते हैं। बल्कि समझिए कि आप ये सब अभी तक जो पढ़े वो उसी के लिए तो पढ़ रहे थे, है ना। उसके बारे में ही आगे भी बढ़ेंगे हम लोग। एक बात मैं आपको दिला दूं याद कि भाई अगर 2 ठो मैट्रिक्स का गुणा सीधा और उल्टा दोनों अगर आई आवे, 2 गो मैट्रिक्स का गुणा अगर सीधा और उल्टा करने पर आई आवे तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स कहलाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम कहते हैं कि ए का इन्वर्स बी है, मतलब ए का प्रतिलोम बी है, और बी का इन्वर्स ए है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग बोलते हैं कि ए का इन्वर्स बी है और बी का इन्वर्स ए है। यहाँ भी कुछ वैसा सिचुएशन है, देखिए ना। यहाँ ए गुना एडजॉइंट ए, फार्मूला पहले मैं बता दूं। हम बताने क्या जा रहे हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं कि ए इन्वर्स का मान डायरेक्ट फार्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ए गुना एडजॉइंट ए, जहाँ डिटर्मिनेंट ए का मान 0 नहीं है, 0 छोड़कर प्लस या माइनस वाली कोई संख्या है तब, दूसरी परिस्थिति में नहीं। अच्छा, हमको यही बताना है आपको कि क्यों ऐसा होता है ना। ध्यान दीजिए एक बार फॉर्मूला पर। ए इन्वर्स बराबर 1 में इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट, जिसका इन्वर्स निकाल रहे हैं उसका डिटर्मिनेंट बटा में है, और गुना उसका एडजॉइंट। लेकिन ये काम तब होगा जब डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो। क्यों? क्योंकि यहाँ बटा में ना है, और आप जानते हैं कोई भी बटे वाली संख्या या रेशनल संख्या तभी परिभाषित होती है जब नीचे वाली संख्या 0 ना हो। अच्छा, तो यहाँ चूँकि आप जानते हैं कि ए गुना एडजॉइंट ए और बराबर है डिटर्मिनेंट ए गुना आई। हाँ, ऐसे है तो 3 स्टेप, ये भी लिख सकते हैं आप। एडजॉइंट ए गुना ए बराबर डिटर्मिनेंट ए गुना आई। लेकिन डिटर्मिनेंट ए, देखिए ए एडजॉइंट ए ये सब मैट्रिक्स है, और यहाँ डिटर्मिनेंट ए एक संख्या है, तो संख्या वाला व्यवहार इसके साथ होगा ना। इसी संख्या से दोनों तरफ भाग देने पर, डिटर्मिनेंट ए से भाग देने पर, भाग दिए, तो जब डिटर्मिनेंट ए से भाग देंगे तो उसके बाद देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए गुना एडजॉइंट ए गुना 1 डिटर्मिनेंट, भाग देने पर ही ना होता है, भाग दिए। एडजॉइंट ए गुना ए, इधरों गुना 1 डिटर्मिनेंट लिख देते हैं, ऐसे ही इधर लिख देते हैं, कोई हर्ज है, बराबर 1 डिटर्मिनेंट ए गुना आई। तो ये कैंसिल हो गया। अब ऐसे में जो कंक्लूजन आया है उस पर जरा ध्यान दीजिए। इस कंक्लूजन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए गुना 1 डिटर्मिनेंट ए गुना एडजॉइंट है। ध्यान दीजिए, इस तरह से कंक्लूजन को सजाने का मेरा एक फ़ायदा है। क्या है कि ये संख्या ना है, ये संख्या गुणा में इधर उधर कहीं भी लिखा जा सकता है, तो मैंने एडजॉइंट ए के साथ सजा दिया।
और इसका मान क्या है उधर, सबसे लास्ट वाला कंक्लूजन पर ध्यान दीजिए, आई। तो जब दो मैट्रिसेस का गुना आई हो तो दोनों एक दूसरे का इन्वर्स कहलाता है, तो इसका इन्वर्स वो, उसका इन्वर्स ए। तो यहाँ हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि भाई ए इन्वर्स बराबर होगा 1 डिटर्मिनेंट गुना एडजॉइंट। आइए इन्वर्स निकालने से रिलेटेड कुछ सवाल मैं बताता हूँ। प्रॉपर्टी तो मैंने बता दिया, इन्वर्स पर एग्जाम्पल है ना, यहाँ जरा कैमरा कर लीजिएगा। सपोज दैट ए बराबर है आपका 2 4 और 3 6, और मैंने कहा ए इन्वर्स निकालिए। तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला है 1 डिटर्मिनेंट, पहले डिटर्मिनेंट चाहिए ना, डिटर्मिनेंट निकाले। 2 गुना 6 घटाओ 3 गुना 4, अरे ये तो 12 घटाओ 12 आया, 0 आया। और आपको तो पहले ही बताया मैंने कि यदि डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा तो 1 में 0 हो जाएगा, जो परिभाषित नहीं ना है। तो किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, सॉरी, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स प्राप्त तभी होगा जब उसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। तो यहाँ चूंकि इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तो आप कहोगे कि ये इन्वर्स का ये जो फॉर्मूला है 1 डिटर्मिनेंट गुना एडजॉइंट, इस फॉर्मूला में डिटर्मिनेंट का मान बटा के नीचे है और ये 0 है, तो 0 बटा के नीचे कभी नहीं होता है। तो आप कहोगे इसका अस्तित्व नहीं है ना। यहाँ ए इन्वर्स परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, नहीं मिलेगा। तो याद कर लीजिए कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का मान 0 हो तो उसका इन्वर्स नहीं मिलेगा। आप लोगों में से किसी ने कमेंट में पूछा था कि किस परिस्थिति में डिटर्मिनेंट का मान, किस परिस्थिति में किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं मिलेगा। तो जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो उस स्क्वायर, जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो उस स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं मिलता है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट एक क्वेश्चन बी दिया है 3 2 7 13, तो पहले इसका एडजॉइंट लिख लो आप। एडजॉइंट लिखना 2/2 का तो बड़ा आसान न है। क्या करते हैं, बस ये पलट देंगे डायगोनल मेंबर और ऑफ डायगोनल मेंबर का चिन्ह बदलेंगे, -2 -7। डिटर्मिनेंट चाहिए ही, तो 13 3 39 घटाओ 14 कितना हो जाएगा जी, 2 और 5 25 आया। और फिर बी इन्वर्स 1 में बी का डिटर्मिनेंट गुना एडजॉइंट बी। देखिए बड़ा आसान है, बस डिटर्मिनेंट का मान रखे और 13 -2 -7 3 आंसर। तो इस प्रकार से किसी मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्स ज्ञात करते हैं। आइए इन्वर्स निकालने से रिलेटेड 1-2 और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो था 2/2 डिटर्मिनेंट, 3/3 डिटर्मिनेंट पर मैं आपको बता रहा हूँ। या पहले 2/2 डिटर्मिनेंट का ही एक मैं और बताता हूँ आपको समझने के लिए। सपोज दैट क्वेश्चन में कहा गया कि C बराबर है, अच्छा नहीं छोड़िए ना, I का लेते हैं। I आप तो जानते हैं ना 1 0 0 1 होता है। आइए इसका इन्वर्स निकाला जाए, I का इन्वर्स। तो इसके लिए हमको कहा गया है कि I इन्वर्स ज्ञात करें। देखिए जरा किसी यूनिट मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है। तो डिटर्मिनेंट इसका 1 गुना 1 घटाओ 0 गुना 0, डिटर्मिनेंट तो 1 है। इसका एडजॉइंट डायगोनल पलटा और 0 का चिन्ह बदलेंगे तो कुछ बदलाव होगा, जस का तस रहेगा। अब हमको परिभाषा से I इन्वर्स बराबर 1/I का डिटर्मिनेंट गुना एडजॉइंट है। यही ध्यान दीजिए, 1 में जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स पूछा जाए 1 में उसका डिटर्मिनेंट और गुना एडजॉइंट। तो 1/1 एडजॉइंट आप देख ही रहे हैं जस का तस। तो यहाँ कोई बदलाव नहीं ना हुआ, 1 0 0 1। तो यहाँ स्पष्ट हुआ ना कि I इन्वर्स I ही होगा। ये एक प्रॉपर्टी है भाई, ध्यान रखो आप। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है, I का इन्वर्स I ही होता है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। इस बार चलिए C मैट्रिक्स मैंने लिया x y a b। हमसे पूछा गया कि बताइए C इन्वर्स क्या होगा।
तो पहले सी का डिटर्मिनेंट एक्स बी घटाओ ए वाई, और उसके बाद सी का एडजॉइंट ए डी जे सी, सी का एडजॉइंट, डायगोनल मेंबर पलटे, अब डायगोनल मेंबर का चिन्ह बदले, अब सी इनवर्स बराबर 1/c का डिटर्मिनेंट गुना एडजॉइंट सी। तो 1/c का डिटर्मिनेंट जो आया है एक्स बी घटाओ ए वाई, और एडजॉइंट सी क्या आया है आपका b माइनस वाई ए एक्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बार बार ये 2/2 ही बता रहे हैं, जबकि ज़्यादा फंसता है लोगों का 3/3। एग्ज़ाम में भी जनरली नहीं बराबर आता है, 2/2 का भी इन्वर्स पूछता है, 3/3 का भी इन्वर्स पूछता है। तो बात यह है कि अभी मैं कंसेप्ट में बता रहा था, एक्सरसाइज में तो मैं बताऊंगा ही। और चलिए यहाँ 3/3 का भी एक क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिसका इन्वर्स हम लोग को प्राप्त करना है। ए में मेंबर है 1 3 3 1 4 3 1 3 4, और इसका ए इन्वर्स हमको निकालना है। ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला आप जानते ही हैं कि ए इन्वर्स का फार्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ए गुना एडजॉइंट ए। एडजॉइंट एक मैट्रिक्स है, इसके कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। हाँ, डिटर्मिनेंट इसका निकाल लेते हैं, ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट इसका सीधे सीधी R1 से एक्सपेंशन किया जाए, 1 के साथ 1 का रो और कॉलम छोड़ के चर्चों का 16 घटा 9, और -3 के संग 3 का रो और कॉलम छोड़ के 4 घटाओ 3, और +3 के साथ इस 3 का कॉलम और रो छोड़ के 3 घटाओ 4, और इस प्रकार 16 में से 9 गया आपका 7 हो गया, -3 गुना 1 हो गया, और +3 गुना -1 हो गया। तो वैल्यू हो गया आपका 7 घटाओ 3 घटाओ 3 1 हुआ। ये तो सिंपल ए का डिटर्मिनेंट। अब आपको एडजॉइंट ए चाहिए, तो एडजॉइंट ए में पता है ये है आपको कि सबका बस कोफैक्टर्स लिखना है और फिर ट्रांसपोज कर देना है। सबका कोफैक्टर लिखेंगे और ट्रांसपोज कर देंगे। तो पहला लाइन का कोफैक्टर 1 वाला चिन्ह प्लस, और 1 का रो कॉलम छोड़ के चर्चों का 16 घटाओ 9, -3 के लिए 3 का रो और कॉलम छोड़ के, तो ये 4 घटाओ 3 और प्लस चिन्ह, इस 3 का कोफैक्टर 3 का कॉलम और रो छोड़ के इनका 3 घटाओ 4, और अब सेकेंड रो में इसका चिन्ह होगा माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस। ध्यान देते हैं, 1 का रो और कॉलम छोड़ के ये दोनों और ये दोनों आए हैं, तो 3 का 12 घटाओ 9, 12 घटाओ 9, और उसके बाद हमको इसका कोफैक्टर लिखना है 4 का रो और 4 का कॉलम। ये वाले मेंबर का हम कॉलम छोड़े और रो, तो ये ऊपर दोनों कोना नीचे दोनों कोना, तो 1 गुना 4 4, और घटाओ 1 गुना 3 3 हो गया, 4 घटाओ 3, और फिर इस मेंबर का 4 के लिए 4 का हम लोग रो छोड़े और कॉलम छोड़े, तो ये चारों बचा, तो 1 गुना 4 4 घटाओ 3। इस प्रकार से सेकेंड रो का हुआ। थर्ड रो का चिन्ह होता है प्लस माइनस और प्लस, है ना। तो इसका रो और कॉलम छोड़े, ये चारों मेंबर बचे, तो 3 3 9 घटाओ 12, और फिर इसका 3 के लिए 3 घटाओ 3, और लास्ट मेंबर 4 के लिए 4 का ये चारों मेंबर 4 घटाओ 3। इस प्रकार से ये आया आपका 16 में से 9 गया 7, और यहाँ आ गया -1, और ये आ गया -1, 12 में से 9 गया ये -3 1, और वहाँ भी -1, 9 में से 12 गया -3, और इसी प्रकार से ये 0 और 4 घटाओ 3 1। ये मैट्रिक्स हुआ आपका एडजॉइंट है। अब परिभाषा तो आपको कहा गया है कि ए इनवर्स बराबर 1/डिटर्मिनेंट ए गुना एडजॉइंट है। डिटर्मिनेंट है तो एक संख्या है, एडजॉइंट आपने जो अभी निकाला, हाँ ध्यान रहे, ये अभी आपने यहाँ पे, है ना, ये यहाँ हम लोग इसका ट्रांसपोज करने वाले हैं। तो ट्रांसपोज हो करके जाएगा आपका क्या, रो कॉलम बदलेगा 7 -1 -1, और फिर -3 1 -1 -3 0 1। और हाँ, अब जरा कैमरा का ध्यान इधर लाइएगा, है ना। फार्मूला इसका मैंने लिखा, और फार्मूला लिखने के बाद फार्मूला है आपका ए इनवर्स बराबर 1/डिटर्मिनेंट गुना एडजॉइंट। तो डिटर्मिनेंट का मान 1 मिला है,
एडजॉइंट जो जस का तस हमको मिला 7 -3 है ना। ज़रा कैमरा का ऐसे ध्यान रखिएगा कि ये और ये दोनों दिखे, है ना। ये है आपका एडजॉइंट, वही हूबहू मैं लिखूँगा यहाँ -1 0 -1 1 0 -1 -1 1, ये हो गया आपका। ये आपकी किताब, छोड़िए किताब, ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन हो, ये हुआ आपका आंसर ए का इन्वर्स। इस तरह से 3/3 मैट्रिक्स का आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। लेकिन एग्जाम में कई बार लिख कर आ जाता है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से काम कीजिए। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जब बोलेगा तो मैट्रिक्स का 3.4 में जो चैप्टर मैंने प्रोसेस बताया है उस पर एक बार और वीडियो बनाकर एक दूसरे तरीके से वहाँ मैं बताऊँगा। कुछ लोगों को वो चीज़ें कठिन लगती हैं, कमेंट्स में कुछ लोगों ने किया था। तो ये हुआ हम लोग का। अभी जो हम लोग पढ़े, अभी ठीक पहले जो प्रॉपर्टी मैंने आप लोग को बताया, उसी प्रॉपर्टी में मैं थोड़ा सा आगे बताने जा रहा हूँ। देखिए अभी नोट, अभी आपको मैंने बताया कि भाई ए गुना एडजॉइंट करो आप, या एडजॉइंट ए गुना ए करो आप, मान आता है डिटर्मिनेंट ए गुना आई। तो ए और एडजॉइंट दोनों को एक तरह से यहाँ एक ही जैसा वैल्यू दिया गया है ना, कि ए और एडजॉइंट ए दोनों को सीधा उल्टा कुछ लोगे आप, एक ही चीज़ आएगा। यानी कि जो वैल्यू यहाँ एडजॉइंट ए को दिया गया वही वैल्यू ए को दिया गया। तो जैसे यहाँ ए में फॉर्मूला वही 4 नंबर की बात है, जैसे यहाँ ए इन्वर्स आ गया कि 1 बटा डिटर्मिनेंट ए गुना एडजॉइंट, ठीक उसी प्रकार से एडजॉइंट ए का भी इन्वर्स वही होगा। एडजॉइंट ए का इन्वर्स बराबर 1 बटा डिटर्मिनेंट ए गुना ए। ध्यान रखिएगा, यही हम लोगों का ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है। जैसे ए इन्वर्स होता है 1 बटा डिटर्मिनेंट ए गुना एडजॉइंट, ठीक उसी प्रकार से एडजॉइंट ए का इन्वर्स होगा 1 बटा डिटर्मिनेंट ए गुना ए। ये मैंने 4 नंबर प्रॉपर्टी बताया। आइए इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आप लोग की सुविधा के लिए कुछ चीज़ें मैंने लिख के रखा है ताकि आपको समझ में आवे। आइए अब ज़रा मैं उस बात को और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 4 नंबर हुआ। देखिए दोनों स्थितियों में डिटर्मिनेंट बटा के नीचे है, इसको लेकर के मैं एक बात बता रहा हूँ, है ना। इस प्रकार से इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि जब ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा तब ही और केवल तभी, है ना, ए व्युत्क्रमणीय होगा। व्युत्क्रमणीय, कैमरा का ध्यान यहाँ तक है, तब ए व्युत्क्रमणीय होगा। यहाँ तक कैमरा आएगा ना। अच्छा, व्युत्क्रमणीय को मतलब जब डिटर्मिनेंट का मान 0 नहीं हो, 0 छोड़ करके माइनस में हो, प्लस में हो, बटा में हो, रूट में हो, कुछ हो, तभी व्युत्क्रमणीय होगा। यानी कि अंग्रेजी में इसको हम लोग कहेंगे इनवर्टिबल। इनवर्टिबल, ध्यान दे रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत है? और वहीं पर दूसरी बात, जब डिटर्मिनेंट ए का मान 0 होगा तब ए अव्युत्क्रमणीय होगा। अव्युत्क्रमणीय की अंग्रेजी हो गई नॉन इनवर्टिबल। अब यहाँ एक बात मैं आप लोग से कहना चाहूँगा, देखिए अंग्रेजी नीचे लिख देता हूँ मैं, नॉन इनवर्टिबल। देखिए इसका एक और नाम है, ये नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स जहाँ डिटर्मिनेंट ए का मान 0 होता है। ये वाला ध्यान आ रहा है कैमरा में? ये वाला जहाँ डिटर्मिनेंट ए का मान 0 है। देखिए मैं कब की बात बोल रहा हूँ, नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स जहाँ डिटर्मिनेंट का मान 0 है, उस मैट्रिक्स को एक और नाम अंग्रेजी में दिया जाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। हर चीज़ का हिंदी नहीं होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स का भी हिंदी कोई पूछेगा तो यही अव्युत्क्रमणीय अवयव। अगर कोई पूछे कि सिंगुलर मैट्रिक्स की पहचान क्या है, तो वह है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो। सिंगुलर मैट्रिक्स की पहचान क्या है? वह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो। ठीक उल्टा, जैसे डिटर्मिनेंट 0 तो सिंगुलर और डिटर्मिनेंट 0 नहीं तो नॉन सिंगुलर। ए भाई, तो एक तरह से इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल का एक और नाम हो गया। और उल्टा नाम है, नॉन इन्वर्टिबल को सिंगुलर कहेंगे और इन्वर्टिबल को नॉन सिंगुलर कहेंगे। उल्टा नाम है।
नॉन इन्वर्टिबल को सिंगुलर कहेंगे और इन्वर्टिबल को नन सिंगुलर कहेंगे। जब इन्वर्टिबल में नन लगा है तब सिंगुलर में नन नहीं है, और जब सिंगुलर में नन लगा है तब इन्वर्टिबल में नन नहीं है। याद रख लीजिए, सिंगुलर डिटर्मिनेंट वो है, सिंगुलर मैट्रिक्स वो है जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो है जिसका डिटर्मिनेंट 0 न हो। तो ये मैंने आपको बताया सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के बारे में। आइए इसी से रिलेटेड कुछ और बातों पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, है ना। ये हुआ हम लोग का। अब आगे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनसे रिलेटेड हैं और सवाल में आप लोग का जहाँ तहाँ ऐसे एनसीईआरटी का तो सब सवाल इसी पर बन जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी में बता दे रहा हूँ कि आप दूसरा भी किताब पढ़िएगा तो वहाँ आपसे बनेगा, है ना। ये 4 नंबर था, नोट में मैंने बताया, और 5 नंबर ज़रा ध्यान दीजिए। ये तो आप जान ही चुके हो, पहले ही आपको बता दिया गया है कि 2 मैट्रिसेस के गुणनफल का होल डिटर्मिनेंट बराबर पहला का डिटर्मिनेंट गुना दूसरा का डिटर्मिनेंट, और इसी प्रकार से 3 मैट्रिसेस के गुणनफल का होल डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिसेस, सेम ऑर्डर वाले स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए, हमें सबके लिए नहीं। ये जो मैं बता रहा हूँ समान कोटि के वर्ग आव्यूहों के लिए, सभी परिस्थितियों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, समान कोटि के वर्ग आव्यूहों के लिए ऐसा होता है। तो बराबर ए का डिटर्मिनेंट गुना बी का डिटर्मिनेंट गुना सी का डिटर्मिनेंट। ये मैंने प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट में बताया था, लेकिन अब मैं यहाँ इसका यूज करने वाला हूँ एक दूसरे तरीके से। देखिए मैट्रिक्स के ही प्रॉपर्टी में आपने एक जगह सीखा है कि कोई मैट्रिक्स का उसके इन्वर्स से गुना सीधा करें या उल्टा करें, आएगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही। किसी मैट्रिक्स का उसके इन्वर्स से गुणा हम सीधा करें या उल्टा करें, है ना, दोनों का गुणनफल आएगा इन्वर्स मैट्रिक्स। और यहीं से एक और अर्थ निकलता है, कि किसी मैट्रिक्स का डबल इन्वर्स फिर से वही इन्वर्स होता है, फिर से वही मैट्रिक्स होता है। क्या है कि जब दोनों का गुणा आई है, ये मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स में, इन्वर्स मैट्रिसेस जब मैं मैट्रिक्स पढ़ा रहा था तो उसी में मैंने पढ़ाया था, वहाँ देख लीजिएगा। किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से गुणा कर रहे हैं और आई आ रहा है, तो हम ऐसे बोल रहे हैं कि जब 2 मैट्रिसेस का गुणा आई हो तो दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होता है। तो ऐसे में ए का इन्वर्स वो और उसका इन्वर्स ये, तो ए इन्वर्स का इन्वर्स ये वाला होगा। खैर ये चूँकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसके आगे बढ़ रहा हूँ। और आगे यहाँ मैं क्या बताना चाहता हूँ कि कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट गुना उसके इन्वर्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है। अब बात है कि क्यों, तो चूंकि a गुना a इन्वर्स आई है, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो a गुना a इन्वर्स का डिटर्मिनेंट बराबर i का डिटर्मिनेंट। देखिए जरा कैमरा का ध्यान इधर है ना, ऊपर वाला भी दिखा है ना। तो ऐसे में यहाँ हमको कंक्लूजन मिला कि a का डिटर्मिनेंट गुना a इन्वर्स का डिटर्मिनेंट बराबर 1, i का डिटर्मिनेंट 1 होता है। अब यहीं पर आपको ये साबित हो ही गया कि a का डिटर्मिनेंट गुना a इन्वर्स का डिटर्मिनेंट बराबर 1। तो यहाँ एक फॉर्मूला मिला कि a का डिटर्मिनेंट बराबर होगा 1/a इन्वर्स का डिटर्मिनेंट, और वैसे ही a इन्वर्स का डिटर्मिनेंट बराबर होगा 1/a का डिटर्मिनेंट। ध्यान दे रहे हैं आप लोग। ये प्रॉपर्टी नंबर 7 की बात हुई कि a का डिटर्मिनेंट गुना a इन्वर्स का डिटर्मिनेंट। अब यहीं पर इससे रिलेटेड एक और बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, है ना, जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। देखिए ऐसा नहीं है कि सभी स्क्वायर मैट्रिसेस का इन्वर्स होता है, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स होता है और किसी का नहीं भी होता है। जैसे विषम कोटि वाले स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का तो डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है, और जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो उसका तो इन्वर्स मिलता ही नहीं। कि भाई विषम कोटि वाले वर्ग अवयव का इन्वर्टिबल यानी व्युत्क्रमणीय नहीं होता है, क्यों, तो क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वो भी 3x3 ऑर्डर, इसलिए विषम कोटि कह रहे हैं, ऑड ऑर्डर, 3x3 ऑर्डर, 5x5 ऑर्डर, 7x7 ऑर्डर। तो ये 3x3 ऑर्डर है। अगर इसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकालें तो 0 होगा, और जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो उसका तो इन्वर्स होता ही नहीं है। तो यहाँ a का इन्वर्स
नहीं प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होगा। चाहे ए के इन्वर्स का अस्तित्व नहीं है, ए के इन्वर्स का अस्तित्व नहीं है। ये मैंने बताया। अब आइए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोग से बताने जा रहा हूँ अभी फिलहाल। एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 9 नंबर, यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर n बाई एन हो, यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर n बाई एन हो, तो उसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट का मान मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट का पावर n-1 होता है। ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि अगर ए का ऑर्डर n बाई एन है तो एडजॉइंट का डिटरमिनेंट ए के डिटरमिनेंट का पावर n-1 होगा। एग्जाम्पल, अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 बाई 3 है तो उसका डिटरमिनेंट, उसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट ए का पावर 2 होगा। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 4 बाई 4 है तो उसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट ए के डिटरमिनेंट का पावर 3 होगा। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 5 बाई 5 है तो उसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट ए के डिटरमिनेंट का पावर 4 है। ध्यान दीजिएगा। चलिए कि एग्जाम्पल लेकर, एग्जाम्पल नहीं, पहले मैं इसे प्रूव करता हूँ, देखा जाए कि ऐसा क्यों होता है। बड़ा सिंपल चीज़ है, ऐसा कुछ मत समझिए कि मैं आपको टेढ़ा चीज़ बताने जा रहा हूँ। इतना तो आप समझ ही चुके हो कि ए गुना एडजॉइंट ए, हाँ, ये दोनों का गुणनफल ए का डिटरमिनेंट गुना आई होता है। अच्छा, ये सारे के सारे मैट्रिक्स हैं, ये मैट्रिक्स है, ये है और ये है, मगर ए का डिटरमिनेंट तो एक संख्या ना हुआ। तो थोड़ी देर के लिए हम ए का डिटरमिनेंट को x मान लिए, थोड़ी देर के लिए, कैलकुलेशन, बस अंतिम तक पहुंचने के लिए आपको कैलकुलेशन में सुविधा होगी। मतलब अब इसकी जगह हम x लिखेंगे, a गुना एडजॉइंट a बराबर x गुना i। और दोनों तरफ का डिटरमिनेंट लेने पर, दोनों तरफ का डिटरमिनेंट लेने पर, तो a गुना एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट बराबर एक्स आई का डिटरमिनेंट। अब ध्यान दीजिएगा, आपको पहले से बताया गया है कि a का ऑर्डर है n बाई एन, मतलब यहाँ n लाइन है, n रो और n कॉलम है। यहाँ तक आ रहा है ना वीडियो, यहाँ तक है ना। यहाँ n बाई एन ऑर्डर है, मतलब इसमें n रो और n कॉलम है ना। तो यह a जैसा मैट्रिक्स होगा, मतलब a का जो ऑर्डर होगा वही यहाँ पर सभी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। मतलब एडजॉइंट a का भी ऑर्डर n बाई एन होगा, i मैट्रिक्स है, i का भी ऑर्डर n बाई एन होगा। अब यहाँ हमें समझना क्या है कि मैट्रिक्स फॉर्म में i के साथ x गुणा है, तो i में चूंकि n लाइन है इसलिए x मैट्रिक्स का गुणा के नियमानुसार, संख्या का जब मैट्रिक्स से गुणा होता है तो उस प्रक्रिया को स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। उसमें यह बताया गया है कि जब कोई संख्या मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो अंदर में सब लाइन में गुणा होता है। तो x i की सब लाइन में, यानी कि n लाइन में गुणा हुआ है, यानी 3 लाइन है तो तीनों लाइन में गुणा हुआ है, 5 लाइन है तो 5 लाइन में गुणा हुआ है, जितना यहाँ लाइन है उतना। अब हम डिटरमिनेंट बना दिए, तो डिटरमिनेंट के नियमानुसार अलग अलग लाइन से अलग अलग कॉमन होगा। तो चूंकि यहाँ n लाइन है तो x गुना x यहाँ n बार कॉमन होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं x का पावर n, i का डिटरमिनेंट, और दो मैट्रिसेस के गुणनफल का होल डिटरमिनेंट बराबर पहला का डिटरमिनेंट गुना दूसरा का डिटरमिनेंट। इसमें ये भी तो x ही होगा, एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट, x का पावर n, i का डिटरमिनेंट 1 हुआ। अब x को हम इधर ला रहे हैं, चूंकि इधर गुणा में है, संख्या है, दूसरी तरफ भेजे, अब तो सब संख्या ही रह गया, अब इसमें कोई मैट्रिक्स तो रहा ही नहीं। तो x का पावर n बटा में x, अब x बटा x है। तो नियमानुसार आप जानते होंगे कि a का पावर n बटा में a का पावर m हो तो बराबर होता है a का पावर n माइनस m। अगर एक ही बेस वाली दो संख्याएं बटा में हो तो एक बार केवल लिखते हैं और उनका पावर घटा के लिखेंगे। तो यहाँ भी तो वही बात है। तो एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट हो गया x का पावर n माइनस 1, चूँकि इसका पावर 1 है और इसका पावर n है, तो x बटा x एक बार हुआ और दोनों का पावर घटा दिए, और x क्या है, a का डिटरमिनेंट है, पावर n माइनस 1। तो एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट
ए का डिटर्मिनेंट का पावर n-1 होता है। इसी पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसी को ज़रा समझने की ज़रूरत है। एक क्वेश्चन मैंने लिया, मैंने कहा ए का ऑर्डर 3/3 है। अब आप बताइए एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बराबर डिटर्मिनेंट ए का पावर कितना। सिंपल, यहाँ जो ऑर्डर का नंबर होता है उससे एक कम, 3 घटाओ 1 यानी डिटर्मिनेंट ए का पावर 2। मतलब अगर ये ए का ऑर्डर, अगर यहाँ ए का ऑर्डर 4/4 होता तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बराबर होता है डिटर्मिनेंट ए का पावर, यहाँ ऑर्डर 4/4 है ना तो 3 होता है। आइए इस पर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा कि भाई एक मैट्रिक्स है जिसका, चाहे एक मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट है 5, ऑर्डर है 3/3। अब बताइए एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो बस डिटर्मिनेंट ए का पावर 2, क्योंकि ऑर्डर है 3/3। अब डिटर्मिनेंट ए का मान हम लोग जो 5 लिए हैं 5 भरेंगे, 5 का पावर 2 यानी 25। बनेंगे ना इस तरह के सवाल, मुझे लगता है आप लोग से बनना चाहिए। ये एडजॉइंट ए के बारे में हुआ कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1 होता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इस पर आता है और मुझे लगता है आप लोग से बन जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार मैं ले रहा हूँ, है ना। एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया, ए बराबर है 1 2 1 3 2 1 0 0 3 ऐसे, और मैंने कहा कि भाई आप एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बताओ। सिंपल, आप पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालो ना। ए का डिटर्मिनेंट हम लोग थर्ड रो से एक्सपेंड करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए थर्ड रो से एक्सपेंड करेंगे, कारण इसमें ज़्यादा जीरो है तो हमें सुविधा होगी। तो 0 0 वाला नहीं लिखेंगे, क्योंकि लिखेंगे भी तो फिर 0 बन जाएगा। बस 3 का चिन्ह प्लस माइनस प्लस, 3 का रो और कॉलम छोड़ के, अब यहाँ 1 गुना 2, 2 घटाओ 3 दूना 6, तो 3 गुना -4, ये हो जाएगा -12। ए का डिटर्मिनेंट हुआ -12। अब एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बराबर ए का डिटर्मिनेंट का पावर 2, ध्यान रखिए, ए का डिटर्मिनेंट का पावर 2। अब यहाँ ए का डिटर्मिनेंट है -12, तो -12 का पावर 2 यानी 144। ये हुआ हम लोग का। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों से जरूर बन जाएंगे। दूसरा, अब इसके बाद रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ की मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। एक्चुअली रिवर्सल लॉ आप पहले ही पढ़ चुके हैं, बस मैं यहाँ आपको रिमाइंड करवा दे रहा हूँ। ये प्रॉपर्टी नंबर शायद 8 था ना, 9 बल्कि, हाँ 8 9 10वां प्रॉपर्टी, जो भी हो काउंटिंग प्रॉपर्टी की आप लोग अपने से देख लीजिएगा, है ना, इतना तो मुझे याद है नहीं। खैर, प्रॉपर्टी नंबर 10, दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का होल इनवर्स बराबर दूसरा का इनवर्स गुना पहला का इनवर्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस जब मैं पढ़ा रहा था मैट्रिक्स चैप्टर में, तो वहाँ पर मैंने इसके बारे में बताया है और मैंने साबित किया है, ठीक है। यहाँ बस मैं आपको याद दिलाने के लिए लिख दिया कि ए गुना बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स गुना ए इनवर्स। और इसी तरह से चूँकि आप जानते हैं कि ए इनवर्स बराबर होता है 1/a का डिटर्मिनेंट गुना एडजॉइंट ए, मतलब इसमें मैट्रिक्स तो यही ना है। ए इनवर्स और बी इनवर्स बोल रहे हो तो मैट्रिक्स तो यही ना है। 1/a डिटर्मिनेंट तो संख्या है, आज संख्या के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ गुना में मैट्रिक्स के साथ ही प्रॉब्लम है। तो जो नियम इसका हुआ वही नियम एडजॉइंट का हुआ। मेरे कहने का मतलब ए बी का होल एडजॉइंट बराबर बी का एडजॉइंट गुना ए का एडजॉइंट, मैं ये कहना चाहता हूँ। ये 11 नंबर हुआ। और वैसे ही एक और बात देखिए, यदि बी और सी दो समान कोटि के वर्ग आव्यूह हों, यदि बी और सी दो ठो ऐसे मैट्रिसेस हो जो समान कोटि के वर्ग आव्यूह हों, तो किसी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ए के लिए, किसी
इन्वर्टिबल मैट्रिक्स किसी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ए के लिए अगर कहीं लिखा हुआ है ए बी बराबर ए सी, ध्यान दीजिए ए दोनों तरफ है और प्री मल्टीप्लाई है, ए दोनों तरफ है और प्री मल्टीप्लाई है, मतलब पहले गुना है। प्री मल्टीप्लाई मतलब पहले गुना और पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब बाद में गुना। जैसे एक्स के साथ मैंने इधर लिखा ए तो प्री मल्टीप्लाई किया मैंने, और एक्स के साथ में अगर इधर गुना करता तो पोस्ट मल्टीप्लाई करता मैं, ठीक है, मतलब पहले गुणा को प्री मल्टीप्लाई, बाद में गुणा को पोस्ट मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ए बी बराबर ए सी है तो वहाँ दोनों तरफ से ए और ए कैंसिल होकर ख़त्म हो जाएगा और बी बराबर सी होगा। और ठीक उसी तरह से पोस्ट मल्टीप्लाई बी ए बराबर सी ए हो तो वहाँ भी हो जाएगा, दोनों तरफ ए पोस्ट मल्टीप्लाई है ना, तो वहाँ भी दोनों तरफ से ए कैंसिल होकर ख़त्म हो जाएगा। कैंसिलेशन लॉ, मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का ये कैंसिलेशन लॉ हुआ। ऐसा होता क्यों है? तो सीधी सी बात है, अगर ए बी बराबर ए सी है तो दोनों तरफ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ए इन्वर्स ए को ख़त्म कर देता है, बी सी बचता है। ये हुआ हम लोग की 12वीं बात। आइए इसी से रिलेटेड और एक दो छोटी बड़ी बातों पर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है, आप लोग के काम आएगा। अगली बात ये है कि किसी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ए के लिए, किसी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ए के लिए अगर ए सिमेट्रिक है तो ए डैश भी सिमेट्रिक होगा। लेकिन छोड़िए, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोग को बता लेता हूँ, है ना। मैट्रिक्स इक्वेशन की मदद से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी में लोग फंसते हैं, है ना। वो जो मैंने बताया वो बहुत छोटा टॉपिक था कि कोई मैट्रिक्स अगर, कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है तो उसका इन्वर्स भी सिमेट्रिक होगा। कोई मैट्रिक्स ए है जिसका इन्वर्स मिलता है और पता चल रहा है कि ये सिमेट्रिक है तो ए इन्वर्स भी सिमेट्रिक होगा। वहाँ उसमें मैंने ये बोला था, है ना, उसको मैंने लिखा नहीं, ऐसे ही समझ लीजिए, सवाल बनेगा। तो किताब पढ़ने की आदत डालिए, ट्यूशन में या वीडियो क्लास में जो ज़्यादा ज़रूरी है वो बातें लिखी जाती हैं, किताब में सारी बातें मिलती हैं, तो जहाँ तक हो सके किताब पढ़िए। अच्छा, मैट्रिक्स इक्वेशन की मदद से ए इन्वर्स ज्ञात करना, हम लोग इसके बारे में अभी बात करने जा रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ज़्यादा लोगों का फंसता है। जैसे अगर दिया हुआ है आपका कि ए स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस वाई आई बराबर 0, एक मैट्रिक्स इक्वेशन है, और आपसे कहा गया, इस क्वेश्चन में कहा गया कि इसकी सहायता से ए इन्वर्स ज्ञात करें। भाई प्रोसेस आसान है, आप जानते ही हो कि यदि दो मैट्रिसेस का गुणा आई हो तो दोनों एक दूसरे का इन्वर्स कहलाएगा, ये तो आप जानते ही हो। तो इसको भी वो ऐसे ही करना है आपको, ए स्क्वायर जोड़ एक्स ए जोड़ वाई आई बराबर 0 है। तो करना ये है आपको कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला दूसरे तरफ लेकर चला जाना है, वाई आई है ना, माइनस वाई आई दूसरे तरफ लेकर चले गए। ए स्क्वायर प्लस एक्स ए है, अपने मन से ए में आई से गुणा कर देना है, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स में आई से गुणा करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यहाँ ए कॉमन होगा तो एक ए बचेगा और यहाँ एक्स आई बचेगा, और वहाँ से माइनस वाई इधर भेजेंगे तो उलट के आ जाएगा 1 बटा माइनस वाई बराबर आई। अब आपको दिख रहा है कि इसका और इसका गुणा, ये दो मैट्रिसेस का गुणा है आई, तो दोनों एक दूसरे का इन्वर्स हुआ। ऐसे में ए इन्वर्स बराबर है ये वाला -1 बटा वाई ए प्लस एक्स आई। ध्यान दे रहे हैं आप लोग? अच्छा, आप लोग की सुविधा के लिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ। एनसीईआरटी की ज़रा बुक दीजिएगा, एनसीईआरटी की बुक दीजिएगा, उसकी ज़रूरत है। पेज नंबर 143 दीजिए, मैं निकाल लूँगा। एक क्वेश्चन है यही बात समझाने के लिए, दीजिए पेज नंबर 143, यही बात हमको समझानी है। जैसे
4.5 का ही एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के 4.5 का ही एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है 13 नंबर में कि देखिए ए बराबर है आपका 3 1 माइनस 1 2, और फिर बोल रहा है कि तब ये दर्शाइए कि एक तरह से प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर ओ, जीरो मैट्रिक्स। और देन इसकी सहायता से, फिर इसकी सहायता से ए इन्वर्स ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि डायरेक्ट ए इन्वर्स ज्ञात करें, अगर डायरेक्ट कहता तब तो आसान होता। कह रहा है इसकी सहायता से ए इन्वर्स ज्ञात करें, मतलब इस इक्वेशन को सोल्व करके हमको ए इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले तो हमको ये प्रूव करना है ना। तो सवाल का दो पार्ट, इसमें आपको पार्ट 1, पहला पार्ट आपको बता रहा हूँ। पहला पार्ट में क्या है, तो हमको ए स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर यानी ए गुना ए। इसी मैट्रिक्स को हम दो बार लिखेंगे, 3 1 माइनस 1 2 और 3 1 माइनस 1 2। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रो से कॉलम में गुणा होगा, रो से कॉलम में 3 3 9 घटाओ 1, फिर इसमें गुणा होगा 3 और जोड़ 2। फिर सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में गुणा हुआ तो पहला मेंबर माइनस 1 गुना 3 माइनस 3, और 2 गुना माइनस 1 माइनस 2। फिर सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में पहला मेंबर आपस में माइनस 1 गुना 1 माइनस 1, 2 गुना 2 4। इस प्रकार से हम लोग ए स्क्वायर निकाले तो ये हो गया आपका 8 5 माइनस 5 और 3, ये ए स्क्वायर मिला। अब जो प्रूव करना है उसके लिए, तो जो प्रूव करना है हमको उसके लिए, उसमें हमको चाहिए ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i का मान जीरो मैट्रिक्स चाहिए। तो LHS पार्ट ही हम लेकर चल रहे हैं। ए स्क्वायर का मान हम लोग निकाल ही लिए, 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5 i के माइनस 5a है, a के लिए 3 1 माइनस 1 2 और फिर 7i का मान 1 0 0 1। इस प्रकार से हम आगे बढ़े, हमको जीरो मैट्रिक्स चाहिए तो कैलकुलेट कर रहे हैं। 8 5 माइनस 5 3 माइनस, अब 5 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 15 5 और फिर 5 गुना माइनस 1 माइनस 5, फिर 5 गुना 2 10। मैट्रिक्स का नियम है कि जो गुणा होता है वो अंदर में सब मेंबर में गुणा होता है। प्लस 7 से गुणा हुआ 7 0 0 7। कैलकुलेट करते हैं तो ये दोनों प्लस वाला जोड़ेंगे और ये वाला घटाएंगे तो 8 7 15 में से 15 गया 0, 5 और 0, 5 में से 5 गया 0, माइनस 5 और 0, माइनस 5 में से फिर माइनस 5 घटा 0। इस प्रकार से ये जीरो मैट्रिक्स मिला तो ओ प्रूव हुआ, प्रूव्ड हुआ। फर्स्ट पार्ट ये तो आसान है, ये तो आप लोग पहले ही सीख चुके हैं, समस्या इसमें नहीं है। समस्या इसमें है कि अब हमें सेकंड पार्ट इसका, कि अब हमको ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर जीरो मैट्रिक्स, इसका इस्तेमाल करके हमको ए इन्वर्स निकालना है। ठीक है, यहीं मैं बना रहा हूँ, यहाँ सुविधा होगी। सेकंड पार्ट, इसमें हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, नियम यही है कि इस तरह के मैट्रिक्स इक्वेशन से इन्वर्स मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए पहला स्टेप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को दूसरे तरफ ले जाइए। पहला स्टेप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को दूसरे तरफ ले जाइए। दूसरा स्टेप, जहाँ सिंगल मैट्रिक्स ए है वहाँ ए गुना आई लिखिए, क्योंकि आई से किसी भी मैट्रिक्स में गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तीसरा स्टेप देखिए, दो काम मैंने किया। पहला काम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को दूसरी तरफ ले जाना है, दूसरा काम ए की जगह ए गुना आई लिखना है। ए स्क्वायर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, ए वाला जो टर्म है सिंपल उसको ए गुना आई लिखना है, और फिर जो दोनों ए वाले टर्म है उसमें से ए कॉमन करना है, और दूसरी तरफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ जो भी गुणा में है वो पहले साइड ही भेज देना है। तो ये -7/1 उलट कर 1/-7। अब एक तरह से ये दोनों मैट्रिक्स का गुणा है आई,
अब एक तरह से जब दोनों मैट्रिक्स का गुणा है आई, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। इन्वर्स मैट्रिक्स का यही ना परिभाषा है कि यदि दो मैट्रिसेस का गुणनफल आई हो तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स कहलाते हैं और दोनों ही इन्वर्टिबल होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ ए इन्वर्स होगा आपका ये वाला a माइनस 5i 1/-7। आपका काम यहाँ अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, अभी इसके बाद आपका a माइनस 5i जो है इसको तो कैलकुलेट करना है ना। तो a की जगह a है क्या आपका 3 1 माइनस 1 2 माइनस 5i की जगह 1001 ये हुआ। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, अब यहाँ आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ज़रा 3 1 माइनस 1 2, ध्यान दीजिए ये मैट्रिक्स हुआ। और यहाँ 5 से गुणा करेंगे 5005। अब हमको ये वाला कैलकुलेट कर देना है, जो मान आएगा वो आंसर हुआ। एक स्टेप तो केवल बचा हुआ है, इसलिए यहीं मैं खींच देता हूँ इसे, है ना। ये आपका 3 माइनस 5 माइनस 2 हुआ और 1 माइनस 0 1 हुआ, माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 हुआ और 2 माइनस 5 माइनस 3 हुआ। यह आंसर हुआ हम लोग का। ए इन्वर्स हम लोगों ने मैट्रिक्स इक्वेशन की मदद से ज्ञात किया है। इस प्रकार से इस तरह के लगभग सभी सवालों के बारे में मैं बता चुका। हाँ, अभी जो पूरा थ्योरम आपने पढ़ा है उसके आधार पर इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना, मैट्रिक्स इक्वेशन की मदद से इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना आप एनसीईआरटी का 4.5 बना सकते हैं। तो थैंक यू ऑल। जितना हो सके वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाभ पहुंचाएं। सब्सक्राइब अगर नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, वीडियोज़ को जहाँ तहाँ से मत देखिए। मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं कि एक ही बार में डिटर्मिनेंट 5 देखिए, तो कभी डिटर्मिनेंट 2 देखिए, तो कभी 1 देखिए। पहली बार जब आप किसी चैप्टर में घुस रहे हो तो वहाँ शुरुआत से पढ़ें, डिटर्मिनेंट 1 2 3 इस तरह से सिलसिलेवार ढंग से। बीच से पढ़िएगा तो शायद समझ में ना आए। बीच से भी पढ़ने पर समझ में उसको आएगा जो पहले से एक बार पढ़ा हुआ है, वो कहीं से भी देखेगा उसको समझ में आएगा, उसको भी लाभ होगा, सारी बातें याद होंगी और अच्छे से याद होंगी। तो धन्यवाद।